Good morning, students. In our last class, we have discussed that the amplitude and frequency are the factors that affects the loudness of any sound, right? अगर किसी साउंड का एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो दैट साउंड विल बी द लाउड साउंड, और अगर उसका एम्पलीट्यूड कम है तो जो साउंड होगा वो उतना लाउड नहीं होगा, राइट? देन ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड कि अलग अलग साउंड की जो लाउडनेस होती है वो अलग अलग होती है, और जो साउंड की इंटेंसिटी है उसको हम डेसिबल में मेजर करते हैं, राइट? या लाउडनेस को हम डेसिबल में मेजर करते हैं. देन वी हैव डिस्कस्ड कि 80 डेसिबल से ज़्यादा का जो साउंड होता है वो हमारे लिए पेनफुल होता है एंड इट कैन हार्म आवर ईयर्स, राइट? द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन इट्स एम्पलीट्यूड. साउंड की जो लाउडनेस है वो उसके एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है. दिस थिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्ज द साउंड प्रोड्यूस्ड इज लाउड. जब किसी वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है, लार्ज होता है, तो उस केस में जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो कैसा होता है? लाउड. व्हेन द एम्पलीट्यूड इज स्मॉल द साउंड प्रोड्यूसेस फीबल. और जब एम्पलीट्यूड कम होता है तो उस केस में जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो काफ़ी फीबल होता है, मतलब उतना ज़्यादा लाउड नहीं होता है, राइट? कंपेयर द साउंड ऑफ अ बेबी विथ दैट ऑफ एडल्ट. अगर हम एक बेबी के साउंड को कंपेयर करें एक एडल्ट के साउंड से, सो इज़ देयर एनी डिफरेंस? तो क्या उसमें कोई डिफरेंस है? इवन इफ़ टू साउंड्स आर इक्वली लाउड, इवन अगर हम दोनों को इक्वली लाउड रखें तो भी आप देख सकते हैं कि एक बेबी का वॉइस और एक एडल्ट की वॉइस दोनों अलग अलग होंगी. दोनों में अगर हम कंपैरिजन करें तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी आवाज़ एक बच्चे की आवाज़ है और कौन सी आवाज़ एक एडल्ट की आवाज़ है, राइट? दे डिफ़र इन सम वे, मतलब उन दोनों में कुछ ना कुछ अंतर डेफिनेटली होता है. लेट अस नो हाउ. अब हम देखते हैं कि किस तरीके से जो दोनों वॉइसेस हैं उसमें कुछ अंतर होता है और वो अंतर क्या होता है, राइट? आई वंडर वाई माई वॉइस इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ माई टीचर. आपकी वॉइस अलग है एज कम्पेयर टू योर टीचर्स वॉइस, राइट? द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस द श्रिलनेस और पिच ऑफ द साउंड. कोई साउंड की पिच कितनी होगी या उसकी श्रिलनेस कितनी होगी, ये चीज़ कौन किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे. हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फ्रीक्वेंसी क्या होती है. इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज़ हायर वी से दैट द साउंड इज़ श्रिल. अगर वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो जो साउंड है वो श्रिल होगा एंड हैज़ अ हायर पिच, और उसकी जो पिच है वो भी कैसी होगी? हाई पिच होगी. और अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन लोअर है, कम है, तो वी से दैट द साउंड हैज़ अ लोअर पिच. तो उस केस में हम बोलेंगे कि जो साउंड है वो लो पिच उसकी पिच जो है वो लो रहेगी एंड द साउंड इज सेड टू हैव अ लो पिच. फॉर एग्जाम्पल अ ड्रम वाइब्रेट्स विथ अ लो फ्रिक्वेंसी. एक ड्रम जो होता है वो लो फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेट करता है, देयरफॉर इट प्रोड्यूसेस अ लो पिच्ड साउंड. इसलिए एक ड्रम जो साउंड प्रोड्यूस करता है उसकी पिच जो है वो कम होती है. ऑन द अदर हैंड अ विसल हैज़ अ हाई फ्रिक्वेंसी एंड देयरफॉर प्रोड्यूसेस अ साउंड ऑफ हायर पिच. लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर हम एक विसल की बात करें, एक सीटी की बात करें, तो जो सीटी होती है वो हाई पिच का साउंड प्रोड्यूस करती है क्योंकि उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो हाई फ्रिक्वेंसी होती है, राइट? A bird makes a high-pitched sound, whereas a lion makes a low-pitched roar. एक बर्ड की जो पिच साउंड होता है वो हाई पिच साउंड होता है, जबकि एक लायन की जो रोअर होती है वो लो पिच की होती है, राइट? हाउएवर द रोअर ऑफ अ लायन इज़ वेरी लाउड while the sound of bird is quite feeble. हालांकि शेर की जो दहाड़ होती है उसकी जो रोअर होती है वो काफ़ी लाउड होती है, जबकि एक बर्ड का जो साउंड होता है वो क्वाइट फीबल होता है, राइट? लेकिन फिर भी बर्ड की साउंड की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लायन के रोअर के.
every day you hear the voices of children and adults. Do you find any difference in their voices? हम डेली हमारी डेली लाइफ में हम छोटे बच्चों की भी आवाज़ सुनते हैं और एक एडल्ट की भी आवाज़ सुनते हैं, राइट? और आपको पता है कि एक एडल्ट की आवाज़ में और एक छोटे बच्चे की आवाज़ में डिफरेंस होता है. कैन यू से दैट द फ्रिक्वेंसी ऑफ द वॉइस ऑफ अ चाइल्ड इज़ हायर देन दैट ऑफ एन एडल्ट? और हम ये बोल सकते हैं कि जो चाइल्ड की वॉइस की फ्रीक्वेंसी होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एक एडल्ट की फ्रीक्वेंसी के, राइट? यूजुअली द वॉइस ऑफ अ वुमेन हैज़ हायर फ्रीक्वेंसी एंड इज श्रिलर देन दैट ऑफ मैन. और जनरली जो विमेन की वॉइस होती है वो हाई पिच होती है क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है और वो ज़्यादा श्रिलर होती है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ मेन्स वॉइस, राइट? सो इस तरीके से अलग अलग क्रीचर्स की अलग अलग जो साउंड होता है उसकी लाउडनेस और पिच अलग अलग होती है और वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड पे, राइट? नाउ ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स. What kind of sound is said to be the audible sound and what are the inaudible sounds? Audible का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को क्लियरली सुन पाते हैं तो उसको बोलते हैं ऑडिबल, और जब हम उसको क्लियरली नहीं सुन पाते हैं तो उसको बोला जाता है इनऑडिबल. We know that we need a vibrating body for the production of sound. साउंड के प्रोडक्शन के लिए हमको एक वाइब्रेटिंग बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, एक ऐसी बॉडी जो वाइब्रेट करे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर कोई बॉडी वाइब्रेट करती है तो उससे साउंड प्रोड्यूस होता है, राइट? कैन वी हियर द साउंड ऑफ ऑल द वाइब्रेटिंग बॉडीज़? क्या हम सारी वाइब्रेटिंग बॉडीज़ के साउंड को सुन सकते हैं? मतलब अगर कोई भी बॉडी वाइब्रेट हो रही है तो क्या उसके वाइब्रेशन हमको सुनाई देगा? ज़रूरी है कि अगर कोई भी वाइब्रेशन हो रहा है तो हर वाइब्रेशन हम सुन सकें. इज़ दैट सो? द फैक्ट इज़ दैट साउंड्स ऑफ फ्रिक्वेंसी लेस देन अबाउट 20 वाइब्रेशंस पर सेकेंड, दैट इज़ 20 हर्ट्स, कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय द ह्यूमन ईयर. अगर किसी साउंड की फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्स से कम है तो हमको वो साउंड सुनाई नहीं देगा, राइट? तो जब भी किसी साउंड की फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है सो वी विल नॉट बी एबल टू हियर दैट साउंड. सच साउंड आर कॉल्ड इनऑडिबल. और ऐसे साउंड्स जो हम नहीं सुन सकते हैं, जो हम हमारे लिए ऑडिबल नहीं होते हैं, उनको बोला जाता है इनऑडिबल साउंड्स. ऑन द हाई साइड, sounds of frequencies higher than about 20,000 vibrations per second, that is 20 kilohertz, are also not audible to the human ear. और अगर किसी साउंड की फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है तो वो साउंड भी हमको सुनाई नहीं देता है. तो इसका मतलब जो साउंड हम सुन सकते हैं, हमारे ह्यूमन ईयर्स जिन साउंड को सुनने के लिए कैपेबल होते हैं, वो साउंड 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होना चाहिए उसकी फ्रीक्वेंसी, राइट? तो अगर किसी साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में है सो दैट साउंड विल बी ऑडिबल टू अस, अदरवाइज इट विल नॉट बी ऑडिबल टू अस. Thus, for human ear, the range of audible frequencies is roughly from 20 to 20,000 hertz. तो ह्यूमन ईयर की जो रेंज होती है वो कितनी होती है? 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में. Some animals can hear sounds of frequencies higher than 20,000 hertz. कुछ एनिमल्स होते हैं जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की फ्रिक्वेंसी वाले साउंड को भी सुन सकते हैं. डॉग्स हैव दिस एबिलिटी. डॉग्स में ये एबिलिटी होती है. द पुलिस यूज हाई फ्रिक्वेंसी विसल्स विच डॉग्स कैन हियर बट ह्यूमंस कैन नॉट. जो पुलिस होती है वो हाई फ्रिक्वेंसी विसल्स का यूज़ करती है जो कि डॉग्स तो सुन सकते हैं लेकिन ह्यूमंस उस विसल को नहीं सुन सकते हैं. द अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट familiar to us for investigating and tracking. अल्ट्रासाउंड, राइट? ऐसा साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है उसको अल्ट्रासाउंड बोला जाता है. तो जो अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट्स होते हैं, जो अल्ट्रासाउंड मशीन्स होती हैं, familiar to us for investigating and tracking,
उनका यूज़ किया जाता है किसी भी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने में या किसी भी चीज़ को ट्रैक करने में। जब माइंस में खुदाई होती है तो नीचे कुछ है या नहीं है इस चीज़ का पता भी अल्ट्रासाउंड्स की हेल्प से लगाया जाता है, राइट। मैनी मेडिकल प्रॉब्लम्स में भी अल्ट्रासाउंड का यूज़ होता है। वर्क्स एट फ्रिक्वेंसी हायर देन 20,000 हर्ट्ज। ऐसा साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है उसको बोला जाता है अल्ट्रासाउंड। ओके, नाउ नॉइस और म्यूज़िक में क्या अंतर होता है। हमको पता है कि नॉइस का मतलब होता है शोर मचाना, राइट। तो ऐसा साउंड जो हमारे लिए हमको सुनने में अच्छा ना लगे उसको हम बोलते हैं नॉइस, राइट। जो शोर होता है बेसिकली उसको हम बोलते हैं नॉइस। और म्यूज़िक वो साउंड जो हमारे ईयर्स के लिए प्लीजेंट हो, हमको सुनने में अच्छा लगे, उसको हम बोलते हैं म्यूज़िक। वी हियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स अराउंड अस। इज़ द साउंड ऑलवेज प्लीजिंग। हम बहुत टाइप्स के साउंड सुनते हैं अपने आसपास। क्या सारे साउंड हमारे लिए प्लीजिंग होते हैं? क्या सारे साउंड हमको सुनने में अच्छा लगता है? डज अ साउंड समटाइम्स कॉज डिस्कम्फर्ट टू यू। क्या कभी ऐसा होता है कि कोई साउंड सुनकर हमको अच्छा नहीं लगे, जिससे हमको प्रॉब्लम हो? सम साउंड्स आर प्लीजेंट टू द ईयर वेर एज सम आर नॉट। कुछ साउंड्स हमारे ईयर्स के लिए प्लीजेंट होते हैं, हमको सुनने में अच्छे लगते हैं, बट कुछ साउंड्स ऐसे होते हैं जो हमारे लिए प्लीजेंट नहीं होते हैं और हम उनको सुनना नहीं चाहते हैं, राइट। और ऐसे ही साउंड्स को बोला जाता है नॉइज़। सपोज कंस्ट्रक्शन वर्क इज़ गोइंग ऑन इन योर नेबरहुड। मान लीजिए आपके घर के पड़ोस में कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। आर द साउंड्स कमिंग फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइट प्लीजिंग। क्या उस कंस्ट्रक्शन साइट से आने वाला साउंड आपके लिए प्लीजिंग होगा? क्या आपको वो सुनना अच्छा लगेगा? डू यू इन्जॉय द साउंड प्रोड्यूस बाय द हॉर्न्स ऑफ द बसेस एंड ट्रक्स। बसेस और ट्रक्स के द्वारा जो हॉर्न बजाए जाते हैं उसका साउंड क्या आपको अच्छा लगता है? इज इट डू यू एंजॉय दैट साउंड? Such unpleasant sounds are called noise. So the answer is no. We don't enjoy that kind of sounds, right? और ऐसे sounds जो हमारे लिए pleasing नहीं होते हैं उनको बोला जाता है noise. In a classroom, if all the students speak together, what would the sound produce be called? अगर एक क्लासरूम में जब सारे बच्चे एक साथ बोलते हैं तो उस टाइम पर जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसको बोला जाता है नॉइज़, राइट। टीचर्स आपको बोलते भी हैं डोंट मेक नॉइज़। तो डोंट मेक नॉइज़ का मतलब क्या होता है कि ज़्यादा शोर ना करें। तो शोर का मतलब क्या? ऐसा साउंड प्रोड्यूस करना जो हमको अनप्लीजेंट लगता है उसको बोला जाता है नॉइज़। ऑन द अदर हैंड यू एन्जॉय साउंड्स फ्रॉम म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स। और वहीं अगर हम बात करें तो एक दूसरा भी म्यूज़िक होता है जिसको हम काफ़ी इन्जॉय करते हैं। वैसा साउंड जिसको हम इन्जॉय करें उसको हम म्यूज़िक बोलेंगे, और वैसा साउंड जिसको हम इन्जॉय ना करें, जो हमको डिस्कम्फर्ट देता हो, उसको हम नॉइस बोलेंगे, राइट। म्यूज़िकल साउंड इज़ वन विच इज़ प्लीजिंग टू द ईयर। म्यूज़िकल साउंड वो होता है जो कि हमारे ईयर्स के लिए प्लीजिंग हो, हमको सुनने में अच्छा लगे। साउंड प्रोड्यूस बाय अ हारमोनियम इज़ अ म्यूज़िकल साउंड। एक हारमोनियम का जो साउंड होता है वो म्यूज़िकल साउंड होता है, हमको सुनने में अच्छा लगता है। द स्ट्रिंग्स ऑफ अ सितार ऑल्सो गिव अ म्यूज़िकल साउंड। जो सितार की स्ट्रिंग्स होती हैं, मतलब सितार का जो साउंड होता है वो भी म्यूज़िकल साउंड होता है। बट इफ़ अ म्यूज़िकल साउंड बिकम टू लाउड वुड इट रिमेन मेलोडियस। लेकिन जब म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को बहुत ज़ोर ज़ोर से बजाया जाए तो क्या वो मेलोडियस रहते हैं? क्या हमको उनको सुनना अच्छा लगता है? सो द आंसर इज़ नो, राइट। अगर कोई कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़ोर ज़ोर से बजेगा तो वो जो म्यूज़िक है वो नॉइज़ बन जाएगा, बिकॉज इट स्टार्ट डिस्कम्फर्टिंग अस, राइट। तो जब साउंड हमको डिस्कम्फर्ट करने लग जाए तो उस साउंड को बोला जाता है नॉइज़, राइट। अब हम पढ़ते हैं नॉइज़ पॉल्यूशन। नॉइज़ पॉल्यूशन क्या होता है? दैट थिंग वी आर गोइंग टू सी हियर। यू ऑलरेडी नो द अबाउट एयर पॉल्यूशन। आपने एयर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा होगा कि एयर में जब स्मोक पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स मिल जाते हैं
तो वो एयर को पल्यूट कर देते हैं, राइट, और उसको बोला जाता है एयर पोल्यूशन। प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड गैसेस एंड पार्टिकल्स इन एयर इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। एयर में अनवांटेड पार्टिकल्स और गैसेस का प्रेजेंट होना एयर पोल्यूशन कहलाता है। सिमिलरली प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड्स इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड नॉइस पोल्यूशन। वैसे ही जब हमारे एटमॉस्फेयर में अनवांटेड साउंड प्रेजेंट हो, ऐसा साउंड जो हम नहीं चाहते हैं, जो हमको डिस्कम्फर्ट दे रहा है, तो उस तरह के साउंड को हम बोलेंगे साउंड पॉल्यूशन या नॉइस पॉल्यूशन, राइट। कैन यू लिस्ट सम सोर्सेज ऑफ नॉइस पॉल्यूशन? क्या आप कुछ नॉइस पॉल्यूशन के सोर्सेज बता सकते हैं? सो वी कैन से जो हॉर्न, हमारे व्हीकल्स के हॉर्न्स होते हैं, राइट, जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जो वर्किंग होती है उसके द्वारा जो साउंड प्रोड्यूस किया जाता है, ऑल दीज आर द काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ द नॉइस पॉल्यूशन। या जो डीजेज बजाए जाते हैं, जो बड़े बड़े स्पीकर्स होते हैं, उनका जो साउंड होता है, दैट इज ऑल्सो डिस्टर्बिंग साउंड। मेजर कॉजेज ऑफ नॉइस पॉल्यूशन आर द साउंड्स ऑफ व्हीकल्स, एक्सप्लोजन्स इंक्लूडिंग बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स का भी जो साउंड होता है, पटाखों का, मशीन्स का साउंड, लाउड स्पीकर्स का साउंड, ये सब एग्जाम्पल होते हैं नॉइस पॉल्यूशन के। व्हाट सोर्सेस इन द होम में लीड टू द नॉइस? हमारे घरों में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसके कारण नॉइस प्रोड्यूस होती है? सो टेलीविजन एंड ट्रांजिस्टर रेडियोज एट हाई वॉल्यूम्स, सम किचन अप्लायंसेस, डेजर्ट कूलर्स, एयर कंडीशनर्स ऑल कंट्रीब्यूट टू द नॉइस पॉल्यूशन। अगर टीवी हम बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में चलाएं, रेडियोस बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में चलाएं, किचन के कुछ अप्लायंसेस, कूलर्स, एयर कंडीशनर्स, ये सब जो हैं नॉइस पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। मतलब इन सब के कारण नॉइस पॉल्यूशन जो है वो किसी ना किसी एक्सटेंट पर डेफिनेटली हो रहा है, राइट। नाउ व्हाट आर द हार्म्स ऑफ नॉइस पॉल्यूशन? नॉइस पॉल्यूशन के क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं, इससे किस तरीके से हमको हार्म पहुंचता है, दैट थिंग वी आर गोइंग टू सी हियर, ओके। डू यू नो द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव नॉइस इन द सराउंडिंग में कॉज मैनी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज? अगर हमारे आसपास बहुत ज़्यादा नॉइस पॉल्यूशन हो रहा है तो उससे हमको काफ़ी सारे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लैक ऑफ स्लीप, नींद नहीं आना, हाइपरटेंशन, जिसको हम हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं, तो हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होना, एंग्जाइटी एंड मैनी मोर हेल्थ डिसऑर्डर्स, राइट। इस तरह के काफ़ी सारे डिसऑर्डर्स हमको हो सकते हैं एंड मे बी कॉज्ड बाय द नॉइस पॉल्यूशन। A person who is exposed to loud sound continuously may get temporary or even permanent impairment of hearing. अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा समय तक कंटिन्यूसली, अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा नॉइस के आसपास रहता है, मतलब अगर आप किसी ऐसी जगह पर रहते हो जहाँ पे बहुत नॉइस होती है, तो उस केस में आपको टेम्पररी या इवन परमानेंट इम्पेयरमेंट, हियरिंग लॉस भी हो सकता है। मतलब हमको सुनने में प्रॉब्लम हो सकती है ऑन टेम्पररी और इवन परमानेंट बेसिस, राइट। सो इस तरीके से जो नॉइस पॉल्यूशन है वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल है, चाहे हम उसको टेम्पररी बेसिस पर देखें या परमानेंट बेसिस पर देखें, राइट। it may cause the hearing loss and also the other diseases like hypertension, lack of sleep, anxiety, and all these kind of disorders may happen to us because of the noise pollution, right. measures to limit noise pollution. अब जब noise pollution के इतने सारे harmful effects हैं तो उनको किस तरीके से रोका जाए, किस तरीके से नॉइस पॉल्यूशन को कम किया जाए, दैट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। टू कंट्रोल नॉइस वी मस्ट कंट्रोल द सोर्सेस ऑफ नॉइस। अगर हमको नॉइस को कंट्रोल करना है तो हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम नॉइस के सोर्सेस को कंट्रोल करें। जिस कारण से नॉइस प्रोड्यूस हो रही है उन सोर्सेस को हम कम करें। हाउ कैन दिस बी अचीव्ड? हम इसको किस तरीके से अचीव कर सकते हैं, किस तरीके से हम नॉइस को कम कर सकते हैं? फॉर दिस साइलेंसिंग डिवाइसेस
For this, silencing devices must be installed in aircraft engineers. आपने सुना होगा हमारी गाड़ी में साइलेंसर्स लगे होते हैं, राइट? तो साइलेंसर्स का काम ही होता है नॉइस को कम करना. तो जितने भी एयरक्राफ्ट इंजन्स होते हैं, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स होते हैं, इंडस्ट्रियल मशीन्स, होम अप्लाइंसेस, इन सब में हम साइलेंसर्स का यूज़ करें. तो ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा नॉइस प्रोड्यूस करती हैं, उनमें जो नॉइस प्रोड्यूस हो रही है वो कम हो सके साइलेंसर्स का यूज़ करके. हाउ कैन द नॉइस पॉल्यूशन बी कंट्रोल्ड इन द रेसिडेंशियल एरिया? रेसिडेंशियल एरिया मतलब ऐसा एरिया जहाँ पर लोग रहते हैं, वहाँ पर हम नॉइस को किस तरीके से कम कर सकते हैं. द नॉइसी ऑपरेशन मस्ट बी कंडक्टेड अवे फ्रॉम द रेसिडेंशियल एरिया. जो नॉइसी ऑपरेशन है वो रेसिडेंशियल एरिया से दूर हो. जैसे कोई अगर इंडस्ट्री है तो वो रेसिडेंशियल एरिया से दूर बने. अगर कोई बहुत ज़्यादा लाउड नॉइज़ जहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, ऐसी कोई भी अगर चीज़ है तो वो रेसिडेंशियल एरिया से दूर बननी चाहिए. नॉइज़ प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज शुड बी सेटअप अवे फ्रॉम सच एरियाज, राइट? ऐसी इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे नॉइज़ प्रोड्यूस हो रही हैं वो दूर बने. यूज़ ऑफ ऑटोमोटिव मोबाइल हॉर्न्स शुड बी मिनिमाइज्ड. हम हॉर्न्स का कम से कम प्रयोग करें जिससे नॉइज़ कम हो सके. टीवी एंड म्यूज़िक शुड बी रन एट द लो वॉइसेस. टीवी और म्यूज़िक सिस्टम को हम कम वॉल्यूम पर चलाएं जिससे कि नॉइस पोल्यूशन कम हो. ट्रीज मस्ट बी प्लांटेड अलॉन्ग द रोड साइड एंड अलॉन्ग द बिल्डिंग टू कट डाउन ऑन द साउंड्स रीचिंग द रेसिडेंट्स, राइट? ट्रीज़, हम बहुत सारे ट्रीज़ लगाएं रोड साइड पर और बिल्डिंग के आसपास, ताकि जो साउंड है वो हम तक ना पहुंच पाए और हमको अफेक्ट ना कर पाए, राइट? दस रिड्यूसिंग द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ नॉइस पॉल्यूशन. और इन कुछ तरीक़ों से हम नॉइस पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं. एंड वी विल बी एबल टू neglect all these kind of disorders, right? Now hearing impairment. hearing impairment का मतलब होता है जब हमको सुनने में प्रॉब्लम हो तो उसको बोला जाता है hearing impairment. The total hearing impairment, which is rare, is usually from birth itself. अगर जो टोटल हियरिंग इम्पेयरमेंट होता है, मतलब अगर किसी को बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रहा है, तो ये केस बहुत रेयर है किसी में, और जनरली ये बचपन से ही होता है, राइट? पार्शियल डिसेबिलिटीज जनरली द रिजल्ट ऑफ डिजीज, इंजरी और एज. और पार्शियल डिसेबिलिटी जो होती है वो आपको किसी डिजीज़ के कारण हो सकती है, कोई इंजरी अगर किसी को हो जाती है, चोट लग जाती है, या एज के साथ साथ धीरे धीरे जो हियरिंग लॉस है वो भी हो सकता है. चिल्ड्रन विथ इम्पेयर्ड हियरिंग नीड स्पेशल केयर. ऐसे बच्चे जिनको इम्पेयर्ड हियरिंग होती है, जिनको सुनने में प्रॉब्लम होती है, उनकी स्पेशल केयर करनी पड़ती है. बाय लर्निंग साइन लैंग्वेज, उनको साइन लैंग्वेजेस सिखानी पड़ती हैं ताकि वो कम्युनिकेट कर पाएँ. सच चिल्ड्रन कैन कम्युनिकेट इफ़ेक्टिवली. साइन लैंग्वेज की हेल्प से ही वो कम्युनिकेट कर पाएंगे अच्छे से. बिकॉज स्पीच डेवलप्स एज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ हियरिंग. अगर जब वो सुन ही नहीं पाएंगे तो वो बोलना भी नहीं सीख पाएंगे, राइट? क्यों? क्योंकि हम बोलना कैसे सीखते हैं? सुनकर. तो जब वो सुन ही नहीं पाएंगे तो दे विल नॉट बी एबल टू इवन स्पीक. अ चाइल्ड विथ अ हियरिंग लॉस में हैव डिफेक्टिव स्पीच ऑल्सो. और एक ऐसा बच्चा जिसको सुनाई नहीं देता है वो बोल भी नहीं सकता है क्योंकि वो बोलना सीख ही नहीं पाता है. Technological devices for the hearing impaired have made it possible for such persons to improve their quality of life. टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस काफ़ी ऐसे आए हैं, कान की मशीनें ऐसी आई हैं जिससे कि जो हियरिंग इम्पेयरमेंट जिन लोगों को है वो सुन सकें और अपनी लाइफ को थोड़ा सा बेटर बना सकें. सोसाइटी कैन डू मच टू इम्प्रूव द लिविंग एनवायरनमेंट फॉर द हियरिंग इम्पेयर्ड एंड हेल्प देम फॉर नॉर्मल लाइव्स. और हम एक सोसाइटी में रहते हुए काफ़ी कुछ कर सकते हैं इन लोगों के लिए, सो दैट दे कैन मेक देयर लाइफ बेटर, राइट? ताकि वो अपनी लाइफ को बेटर तरीके से
लिव कर पाएँ, इसके लिए हम उनके लिए काफ़ी कुछ कर सकते हैं बीइंग इन द सोसाइटी, राइट? Hence our chapter is completed now. Let us see the overview of the chapter. Sound is produced by vibrating object. हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि अगर किसी बॉडी में वाइब्रेशन हो रहा है तो साउंड प्रोड्यूस होगा. इन ह्यूमन बीइंग द वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड्स प्रोड्यूस साउंड. हमारी बॉडी में वोकल कॉर्ड्स होती हैं जिसमें एयर फिल्ड होती है, और जब वो एयर हमारी वोकल कॉर्ड्स को वाइब्रेट करती है तो साउंड प्रोड्यूस होता है, राइट? दिस थिंग ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड. साउंड ट्रेवल्स टू द मीडियम, गैस, लिक्विड और सॉलिड. इट कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम. साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो गैस हो, सॉलिड हो या लिक्विड हो, लेकिन वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता है. द ईयर ड्रम सेंसेस द वाइब्रेशन ऑफ साउंड. इट सेंड्स द सिग्नल टू द ब्रेन. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज हियरिंग. जो ईयर ड्रम होता है वो वाइब्रेशन को सेंस कर लेता, वाइब्रेशन ऑफ साउंड को सेंस कर लेता है और वो हमारे ब्रेन तक सिग्नल भेजता है, राइट? और तब जाकर हमको कोई भी चीज़ जो है वो सुनाई देती है. द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस और वाइब्रेशंस पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रिक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन. एक सेकेंड में जितने नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीट होते हैं उसको बोला जाता है फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन. द फ्रिक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्स. फ्रिक्वेंसी की जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है? हर्ट्स. लार्जर द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, लाउडर द साउंड. वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा साउंड उतना ही ज़्यादा लाउड होगा. हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन, द हायर इज द पिच एंड श्रिलर इज द साउंड. और साउंड का फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा उसकी पिच होगी, और जो साउंड है वो उतना ही ज़्यादा श्रिल होगा. अनप्लीजेंट साउंड आर कॉल्ड नॉइज. जो अनप्लीजेंट साउंड होता है उसको नॉइज बोला जाता है. एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड्स लीड टू नॉइज पॉल्यूशन. नॉइज पॉल्यूशन में पोज हेल्थ प्रॉब्लम्स फॉर ह्यूमन बींग्स. जो एक्सेसिव साउंड होता है या अनवांटेड साउंड होता है उसको हम नॉइज पॉल्यूशन बोलते हैं, और जो नॉइज पॉल्यूशन है उसके कारण आपको काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं. अटेम्प्ट्स शुड बी मेड टू मिनिमाइज नॉइज पॉल्यूशन. और नॉइज़ पॉल्यूशन को कम करने के लिए हमको काफ़ी सारे एफ़र्ट्स अपनी तरफ से करने चाहिए, क्योंकि नॉइज़ पॉल्यूशन के बहुत सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं हम पर, और नॉट ओनली हम पर बट हमारे आसपास जो एनिमल्स रह रहे हैं उन पर भी. प्लांटेशन ऑन द रोड साइड एंड एल्सवेयर कैन रिड्यूस द नॉइज़ पॉल्यूशन. और हम प्लांटेशन की हेल्प से भी नॉइज़ पॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि जो ट्रीज़ हैं वो साउंड को चेक करते हैं, साउंड को प्रोपोगेट होने से रोकते हैं, राइट? सो दैट्स ऑल फॉर द today's class. Now we have completed our chapter. In our next class we are going to start our next chapter. Thank you.